नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ जो आ रही है यूक्रेन से। यूक्रेन पर रूस के विध्वंसक हमले जारी हैं। यूक्रेन के 2 हथियार गोदाम तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेन के 119 आर्टिलरी हथियार नष्ट हो गए हैं इस बड़े हमले में। यूक्रेन के 5 क्षेत्रों पर ताबड़तोड़ बमबारी हुई है। ये 5 क्षेत्र हैं डोनेस्क, कुपियांस्क, खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया और क्रास्नी, जहां पर ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं रूस द्वारा। रूस लगातार यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर हमले कर रहा है। रूसी सेना को आज रात यूक्रेन का बहुत बड़ा क्षेत्र ध्वस्त करने का लक्ष्य दिया जा चुका है। आज रात यूक्रेन पर सबसे बड़ा मिसाइल हमला होने वाला है। रूस ने एक दिन में सबसे बड़ा हमला किया और उसकी तैयारी की। 10 जनवरी की रात को यूक्रेन के खार्किव, सूमी पर जो हमले हुए हैं वो अपने आप में बहुत विध्वंसक हैं। लेकिन आज रात कयामत बरसने वाली है। पुतिन ने तय कर लिया है कि कीव विजय की आधारशिला पूर्वी यूक्रेन से ही रखी जाएगी। इसके लिए जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर तैनाती हो चुकी है। देखिए पूर्वी यूक्रेन से उत्तरी यूक्रेन तक रूस कैसे तबाही मचाने वाला है और सबसे बड़े हमले का सबसे बड़ा लक्ष्य आखिर क्या है। रूसी सेना ने कीव विजय का अंतिम चरण शुरू कर दिया है और ये चरण सबसे ज्यादा विध्वंसक बनता जा रहा है। रूस ने इस चरण में अटैक और डिफेंस दोनों रणनीति अपनाई है। रूस ने अपने सीमाई शहरों को यूक्रेनी हमलों से बचाने के लिए खार्किव पर भीषण हमले किए हैं। दस जनवरी की रात रूस ने खार्किव पर 2 मिसाइल हमले किए। रूस की एक मिसाइल खार्किव के होटल पार्क पर गिरी और आधी रात को खार्किव जोरदार धमाके से दहल उठा। मिसाइल हमले से इमारत का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। रूस के मिसाइल हमले में एक महिला मारी गई और 11 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि होटल के बाहर खड़ी एक गाड़ी के 2 हिस्से हो गए। धमाके के बाद होटल की इमारत में आग लग गई। होटल के आसपास पार्क की कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। देर रात तक खार्किव में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और आग बुझाई गई। पहले धमाके के कुछ ही देर बाद खार्किव में दूसरा धमाका हुआ। रूस ने खार्किव के साथ साथ यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल हमले किए। रूस ने यूक्रेन के खार्किव, सूमी, पोल्टावा और निप्रो पर पूरी रात हमले जारी रखे। हमलों से चारों शहरों के कई इलाकों में बड़े नुकसान की खबर है। रूसी सेना ने यूक्रेन के सीमाई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले तो किए ही हैं, साथ ही नए हथियार भी फ्रंट लाइन पर उतार दिए हैं। रूसी सेना के लिए कई हथियारों के एडवांस्ड वर्जन तैयार किए गए हैं और अब इन्हीं हथियारों से यूक्रेन पर हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों को रोकने की क्षमता यूक्रेनी सेना के पास नहीं है।
रूस ने मोर्चे पर शाहिद 238 कामिकाज़े ड्रोन का एडवांस्ड वर्जन उतार दिया है। इस नए वर्जन में 2 जेट इंजन लगाए गए हैं। इससे इसकी रफ्तार 450 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई है। हमले के समय इसकी रफ्तार सुपरसोनिक हो जाती है, यानी ये 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट पर गिरता है। इसके साथ ही T-80B फ्लाइंग टैंक से हमले किए गए हैं। मोर्चे पर सर्विलांस और अटैक ड्रोन रूसाक FPV उतार दिया गया है। शाहिद के साथ साथ चाइका कामिकाज़े ड्रोन से भी हमले किए गए हैं। रूस ने सोची समझी रणनीति के तहत इन शहरों पर इतने विनाशक और घातक हथियारों के हमलों की झड़ी लगा दी है, क्योंकि पुतिन के कीव विजय अभियान का रास्ता यहीं से तैयार हो रहा है। इसके साथ ही रूसी शहरों की रक्षात्मक रणनीति भी यूक्रेन के इसी क्षेत्र से तैयार हो रही है। यानी पुतिन रूस की सीमा से सटे यूक्रेनी इलाके में एक बफर जोन तैयार कर रहे हैं। ये बफर जोन बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यूक्रेन ने रूस की सीमा से सटे 4 क्षेत्रों खार्किव, निप्रो, पोल्टावा और सूमी में बड़े सैन्य ठिकाने बनाए हैं। इसी क्षेत्र में यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल लॉन्च पैड हैं। यहां से यूक्रेन के बेलगोरोद परमाणु केंद्र और कुसर्क के एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए जाते रहे हैं। इसीलिए यूक्रेन के इन क्षेत्रों पर रूस ने बमबारी और मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। रूसी एयरस्पेस फोर्सेस ने यूक्रेन के खार्किव, निप्रो, पोल्टावा और सूमी को ध्वस्त करके नियंत्रण में लेने की तैयारी कर ली है। रूस का प्लान है कि इन चारों क्षेत्रों पर कब्जा करके एक बफर जोन तैयार किया जाए। इससे यूक्रेनी सेना की रूस से दूरी बढ़ जाएगी और रूस के सीमाई शहर बेलगोरोद सहित कुसर्क को यूक्रेन के हमलों से बचाया जा सकेगा। रूसी शहरों पर हमले रोकने के लिए रूस बफर जोन तैयार कर रहा है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज ऑफ वॉर की रिपोर्ट है कि रूस ने पूरे पूर्वी यूक्रेन में बफर जोन बनाने की शुरुआत कर दी है। पूर्वी यूक्रेन के खार्किव और सूमी में यूक्रेन के मिसाइल और ड्रोन लॉन्च पैड हैं। इसके साथ ही यूक्रेनी सेना के बड़े हथियार गोदाम हैं। इसी क्षेत्र में रूस के विद्रोही संगठनों के लड़ाकों के कैंप भी बनाए गए हैं। अब खार्किव और सूमी में रूस के टारगेट यूक्रेन के ड्रोन लॉन्च पैड और विद्रोही संगठनों के ठिकाने हैं। इसीलिए यूक्रेन के खार्किव और सूमी पर रात भर हमले किए गए हैं। 10 जनवरी की रात रूस ने जितने विध्वंसक और तीव्र हमले किए वो सिर्फ शुरुआत है। यूक्रेनी सेना के इंटेलिजेंस विंग की रिपोर्ट है कि रूस इससे भी बड़े मिसाइल हमलों की तैयारी कर चुका है। यूक्रेनी सेना की रिपोर्ट के मुताबिक आज रात यूक्रेन पर सबसे बड़ा मिसाइल हमला हो सकता है। इंटेलिजेंस विंग से रिटायर्ड एक मेजर जनरल ने यह जानकारी दी है। आज रात रूस पर 400 से 500 मिसाइल हमले एक साथ किए जा सकते हैं। यूक्रेन की इंटेलिजेंस विंग के मुताबिक रूस एक साथ 400 से 500 मिसाइल हमले करने की तैयारी पूरी कर चुका है। इसके लिए सैन्य तैनाती भी हो चुकी है। रूस की न्यूक्लियर फोर्सेस ने न्यूक्लियर बॉम्बर की 4 स्क्वाड्रन तैनात की है। इसका मतलब 80 न्यूक्लियर बॉम्बर हमले के लिए तैयार हैं। इनके साथ ही फाइटर जेट की 10 स्क्वाड्रन तैनात हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन पर बम वर्षा के लिए 200 फाइटर जेट तैयार हैं। इसके अलावा रूस बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल हमले भी करने वाला है। इसके अलावा यूक्रेन पर हमले के लिए ब्लैक सी, बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर में रूसी नेवी तैनात हो चुकी है।
इन तीनों सागरों से यूक्रेन पर रूस के युद्धपोत KH-55 क्रूज मिसाइल और जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल हमले करने के लिए तैयार है। यूक्रेन पर आज रात सबसे बड़े प्रहार की तैयारी हो चुकी है और यही कीव विजय की आधारशिला बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर खार्किव से। खार्किव होटल हमले पर अपडेट सामने आया है। हमले के वक्त होटल में थे विदेशी पत्रकार। हमले में फ्रांस और तुर्की के पत्रकार घायल हुए हैं, जानकारी मिल रही है। हमले के वक्त होटल में ही विदेशी पत्रकार मौजूद थे। तुर्की और फ्रांस के पत्रकार घायल हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। अभी तक यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया है, लेकिन पुतिन ने नए टारगेट भी सेट कर लिए हैं। नए ब्लूप्रिंट में अब पुतिन के रडार पर वो देश हैं जिनकी सरहद रूस से लगती है और जो नेटो के सदस्य देश हैं। इतना ही नहीं, पुतिन एक कदम आगे जाकर उन देशों को भी टारगेट करने वाले हैं जिन्होंने नेटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन की मदद की। अब पेंटागन में खलबली मच गई है। पुतिन को रोकने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। इस बीच पुतिन ने अमेरिकी सरहद के एकदम पास पहुंचकर अमेरिका की धड़कनें बढ़ा दी हैं। यूक्रेन में तबाही की गर्जना से नेटो देशों में हड़कंप मच गया है। ब्रिटेन को यूरोप में अपनी सल्तनत खतरे में पड़ती दिख रही है। और नेटो की हुकूमत संभाल रहे अमेरिका को अचानक से अलास्का की चिंता सताने लगी है। और उसकी वजह है यह तस्वीर, जब पुतिन रूस के आखिरी छोर पर जा पहुंचे। जहां से अलास्का की दूरी सिर्फ 88 किलोमीटर रह जाती है। अलास्का अमेरिका में पड़ता है, जो कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था। पुतिन रूस की नॉर्थ ईस्ट टेरिटरी चुकोतका के अनादर इलाके में पहुंचे थे। साल के 10 महीने बर्फ से घिरे रहने वाले चुकोतका में पुतिन एक ग्रीन हाउस कॉम्प्लेक्स में गए थे। इस दौरान जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। पुतिन के वहां पहुंचने के बाद अमेरिका की घबराहट बढ़ गई है। उसे अब डर सता रहा है कि कहीं यूक्रेन के बाद अगला टारगेट अलास्का तो नहीं है, क्योंकि रूस हमेशा से अलास्का वापस पाना चाहता था। 1867 के बाद से अलास्का पर अमेरिका का अधिकार रहा है। पुतिन के अलास्का के पास पड़ने वाली रशियन टेरिटरी पहुंचने से अमेरिका की घबराहट इतनी बढ़ चुकी है कि उसने सैन्य अभियान शुरू करने का फैसला कर लिया है। अब अमेरिका कई सालों बाद अलास्का में वॉर ड्रिल करने जा रहा है। ये ड्रिल नॉर्थ डकोटा के पास करेगा। जब पुतिन के एक दौरे से अमेरिका की नींद उड़ गई, तब सोचिए यूरोप में क्या हालात होंगे, जब करीब करीब ये तय हो चुका है कि जल्द ही यूक्रेन सरेंडर करेगा। अगर नहीं किया तो रूस इतनी मिसाइल दागेगा कि दुनिया के मानचित्र से यूक्रेन का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। यही वजह है कि सबसे ज्यादा खलबली उन देशों में मची है जहां रूस की सरहद लगती है। खास तौर पर वो देश घबरा रहे हैं जो रूस के नजदीक हैं और जो नेटो के सदस्य भी हैं। इसमें सबसे पहले टारगेट पर फिनलैंड और स्वीडन है। फिनलैंड ने पुतिन के मना करने के बावजूद नेटो की सदस्यता हासिल की
जबकि स्वीडन भी इसी कोशिश में है। शायद दोनों देशों को इस बात का भरोसा रहा होगा कि रूस के हमले से नेटो बचा लेगा, लेकिन यूक्रेन के संहार के बाद दोनों का भ्रम जाल टूट जाना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो ने पूरी ताकत लगा दी। फिर भी रूस ने यूक्रेन को कब्रिस्तान बना दिया है। बस कुछ दिन और यूक्रेन कभी भी रूस के सामने घुटने टेक सकता है। अब फिनलैंड में इतनी दहशत फैल गई है कि फिनलैंड सरकार ने फिलहाल 1 महीने के लिए दोनों देशों के बीच कारोबारी रूट को बंद करने का फैसला किया है। फिनलैंड रूस के बीच 8 इंटरनेशनल क्रॉसिंग है जो फिनलैंड की पूर्वी सरहद पर पड़ती है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेतरी ऑर्पो ने बताया है कि फिनलैंड की कैबिनेट तय करेगी बॉर्डर क्रॉसिंग खोली जाए या नहीं। साथ ही रूस से रिश्ते भी यूरोप में नेटो देशों के साथ बर्ताव पर तय करेगा। इस बीच स्वीडन में भी हलचल बढ़ी हुई है। 24 घंटे पहले स्वीडन ने रूस को धमकी दी थी, जिस पर रूस की तरफ से जवाब आया है। रशियन सीनेटर एलेक्सी पुश्कोव ने कहा है, स्वीडन ने रूसी विरोधी दृष्टिकोण अपनाया हुआ है। स्वीडन लगातार ऐसा करके यूरोप में रूस के खिलाफ दूसरे देशों को भड़का रहा है। स्वीडन को परिस्थिति को समझना चाहिए। रूस ने अपनी सबमरीन सालों से मछली पकड़ने के लिए नहीं रखी हुई है। इस बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने फिर उस खतरे को दोहराया कि रूस रुकने वाला नहीं है जब तक हम साथ मिलकर उसका खात्मा नहीं कर देते। नाटो हमें हथियार देने से क्यों बच रहा है? अभी हमें और बाल्टिक देशों को डिफेंस सिस्टम की काफी जरूरत है। हमें समझना होगा, साथ मिलकर उसे रोकना होगा, क्योंकि यूक्रेन के बाद भी रूस रुकने वाला नहीं है। ज़ेलेंस्की जिस खतरे की बात कह रहे हैं वो अब नेटो को समझ आने लगा है, क्योंकि पुतिन ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि यूक्रेन के बाद अगला नंबर किसका होगा। अब समझिए रूस के निशाने पर कौन से देश हो सकते हैं और क्यों। पहला फिनलैंड हो सकता है, जिसने नेटो की सदस्यता लेकर रूस से दुश्मनी मोल ले ली। फिनलैंड नेटो का मिलिट्री बेस बनाने को तैयार है, कई बार नेटो के साथ वॉर ड्रिल कर चुका है। दूसरा टारगेट स्वीडन, फिनलैंड की तरह नेटो में शामिल होना चाहता है। उसने सुरक्षा के लिए बाल्टिक देशों को हथियार भेजकर पुतिन का गुस्सा बढ़ा दिया है। तीसरा टारगेट लिथुआनिया, नेटो का सदस्य देश जिसकी रूसी टेरिटरी कैलिनिनग्राड से सीमा लगी हुई है। लिथुआनिया ने यूक्रेन को सपोर्ट किया था और स्वीडन से हथियार भी मांगे हैं। चौथा टारगेट लातविया, रूस का पड़ोसी मुल्क और नेटो का सदस्य देश है जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा था। लातविया की तरह पांचवा टारगेट एस्टोनिया है जो रूस का पड़ोसी मुल्क और नेटो का सदस्य देश पहले सोवियत संघ में ही था। छठा टारगेट नेटो देश पोलैंड, जिसने यूक्रेन को हथियार भेजे। पोलैंड में नेटो का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, इसी वजह से ये रूस को लगातार धमकी देता रहा है। पुतिन ने जहां प्राइम टारगेट सेट कर लिए हैं, वहीं उन पर हमले के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके लिए हथियारों की टेस्टिंग भी की जा रही है, वो भी यूक्रेन पर हमला करके। यूएन में साउथ कोरिया के प्रतिनिधि वांग जुनकुक ने रूस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, रूस लगातार नॉर्थ कोरिया से भेजी मिसाइलों का हमला यूक्रेन पर कर रहा है। रूस ने यूक्रेन को टेस्ट साइट बना दिया है। हालांकि रूस ने इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन अमेरिका बार बार कह रहा है कि रूस को ईरान, चीन और नॉर्थ कोरिया से हथियारों की खेप लगातार मिल रही है। अब अमेरिका को इस बात का खतरा है कि नॉर्थ कोरिया जल्द ही बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है जो न्यूक्लियर हमला करने में भी सक्षम होगी। हो सकता है इसकी टेस्ट साइट भी यूक्रेन हो। इससे एक तीर से दो शिकार होंगे। एक तरफ रूस यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर देगा, दूसरी तरफ किम की न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट भी हो जाएगा और अमेरिका के रडार पर आने से नॉर्थ कोरिया बच सकता है। पुतिन ऐसा करके अमेरिका को सीधा संदेश देना चाहते हैं कि वो यूक्रेन के बाद भी रुकने वाले नहीं हैं। उधर अमेरिका ने भी तैयारी शुरू कर दी है। वो पूर्वी यूरोप में रूस के पास नेटो के सदस्य देशों को एक अभेद्य सुरक्षा घेरे में बदल देगा, जिससे रूस के हमले का असर ही ना हो, जिसमें पोलैंड, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और रोमानिया शामिल है।
इन देशों को डिफेंस सिस्टम, टैंक और F-35 की खेप देने पर भी अमेरिका विचार कर रहा है, जिससे रूस के हमले की सूरत में जबरदस्त पलटवार हो सके और नेटो की साख बच पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज ये कि रशियन एयरस्पेस फोर्स का यूक्रेन पर हमला। अब दिप्का में यूक्रेन के वेयरहाउस पर बमबारी की गई। रूसी हमले में तबाह हुआ यूक्रेनी सेना का गोदाम। नेटो ने बारूद का बैकअप देना बंद कर दिया है, इसलिए युद्ध के मैदान में किसी भी वक्त ज़ेलेंस्की सेना का बैकअप हो सकता है। हार से बचने के लिए यूक्रेनी फोर्स ने अब नए प्लान पर काम करा है। इस प्लान का नाम है गुरिल्ला अटैक। रूस की धरती पर अब गुरिल्ला हमले शुरू हो गए हैं। रूस के एयर स्पेस पर हमले शुरू हो गए हैं। यूक्रेन के हमले में रूस का परमाणु बॉम्बर जल गया है, तो सवाल यही है कि क्या ज़ेलेंस्की सेना का ये नया पैतरा काम करेगा। मॉस्को के पास लगी ये बारूदी आग यूक्रेन के गुरिल्ला घात का परिणाम है। हारते ज़ेलेंस्की ने अब गुरिल्ला घात को ही युद्ध का नया हथियार बना लिया है। पिछले कुछ दिनों की वॉर रिपोर्ट इस बात का ऐलान कर रही है कि युद्ध के मैदान में यूक्रेनी सेना चारों खाने चित्त होने वाली है। यूक्रेन के पास ना तो हथियार है, ना ही जंग लड़ने के लिए सैन्य। यूक्रेन अब सरेंडर के कगार पर पहुंच चुका है। इसीलिए ज़ेलेंस्की अपनी सेना से रूसी धरती पर औचक हमले करवा रहे हैं। यूक्रेन के गुरिल्ला घात की वजह से ही रूसी धरती पर जंग शुरू हो गई है। यूक्रेन के हमलों से रूस में आग लगी हुई है। यूक्रेन की सेना कमजोर पड़ गई है। बावजूद इसके ज़ेलेंस्की दुनिया के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि यूक्रेन की ताकत खत्म नहीं हुई है। अब तक यूक्रेनी जमीन पर जंग हो रही थी। रूसी फौज यूक्रेन में घुसकर हमले कर रही थी। इससे यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा था। यूक्रेन कई महीनों से कोशिश कर रहा था कि युद्ध की आग रूसी धरती पर भी भड़के। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही अब ज़ेलेंस्की सेना मॉस्को और क्रीमिया समेत रूस के 1 दर्जन शहरों में हमले कर रही है। फोर्स एक हफ्ते से रूसी शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, जिसकी वजह से रूस में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। यूक्रेन के टारगेट पर क्रीमिया, बेलगोरोद, कुर्स्क, वोरोनिश में मौजूद रूसी सेना के बेस हैं। यूक्रेन इन्हीं बेस को खत्म करना चाहता है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के आधा दर्जन शहरों को दहलाने की कोशिश की। रूसी सेना को सबसे बड़ी चोट एंगल्स एयरबेस पर पहुंची। यूक्रेनी फोर्स ने एक हफ्ते में यहां तीसरी बार हमला किया। यह एंगल्स एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर है। इसी एयरबेस को यूक्रेन ने टारगेट किया। तस्वीर हमले के बाद की है, जिसमें रूस का Tu-95 बॉम्बर तबाह होते हुए नजर आ रहा है। यूक्रेनी फोर्स ने मॉस्को के पास भी हमला किया। हमले की जद में एक फैक्ट्री आई। धमाके के बाद फैक्ट्री इस तरह धो कर जल गई। ज़ेलेंस्की के टारगेट पर इस वक्त रूस के वो एयरबेस हैं जहां से रूसी एयरफोर्स यूक्रेनी शहरों पर हवाई हमला कर रही है। जहां से रूसी एयरफोर्स यूक्रेनी शहरों पर हवाई हमले कर रही है।
यूक्रेन रूस के कई एयरबेस को एक साथ उड़ाने की कोशिश कर रहा है। पिछले एक हफ्ते में रूस के 6 एयरबेस पर धमाके हो चुके हैं, जिसमें रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। जी हां, यूक्रेनी सेना पिछले 7 दिनों के अंदर रूस के 6 एयरबेस पर हमले कर चुकी है। एंगल्स एयरबेस पर एक हफ्ते के अंदर 3 बार हमले हो चुके हैं। कुसर्क एयरबेस पर एक हफ्ते में 2 बार ड्रोन अटैक हो चुके हैं। वोरोनिश एयरबेस को भी यूक्रेनी फोर्स टारगेट कर चुकी है। साकी एयरबेस पर 3 बार हमले हुए। क्रीमिया एयरबेस पर यूक्रेन के हमले लगातार जारी हैं। ओरियोल एयरबेस को तबाह करने की कोशिश हुई थी, लेकिन इस हमले को रूसी एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया था। रूसी एयरबेस पर यूक्रेनी फोर्स जिस तरह से गोरिल्ला अटैक कर रही है, उससे पुतिन सेना क्रोध में भर गई है। इन हमलों का अंजाम यूक्रेन का विनाश हो सकता है। एयरबेस के साथ साथ यूक्रेन रूस के कई शहरों को टारगेट कर रहा है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूस के कई शहर दहल उठे। यूक्रेन ने कलुगा में विस्फोट किया तो पंपिंग स्टेशन की एक इमारत पूरी तरह ध्वस्त हो गई। निचली तागिल में ड्रोन अटैक हुआ तो 9 तेल टैंकर पूरी तरह से जल गए। यूक्रेन ने बेलगोरोद में 24 घंटे के अंदर 55 बार ड्रोन हमला किया। रूस के तुला में भी ड्रोन की बरसात हुई। लोगों को बंकर में छिपना पड़ा। वोरोनिश में हमला कर यूक्रेन ने एक बिल्डिंग को बर्बाद कर दिया। रोस्टोव में यूक्रेनी फोर्स ने कई ड्रोन दागे, लेकिन यहां उसका हमला कामयाब नहीं हो पाया। रूस की धरती पर यह हमले कोई और नहीं बल्कि यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ बोदानोव करवा रहे हैं। रूसी जमीन पर बारूदी बारिश बोदानोव के वॉर प्लान का ही परिणाम है। रुस्तम की नाकामी के बाद अब ज़ेलेंस्की ने बोदानोव को कमान सौंप दी है। बोदानोव रूसी ठिकानों पर अपने जासूसी एजेंट्स के जरिए हमले करवा रहे हैं। बोदानोव ने कैमरे पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन दुश्मन को खत्म करने के लिए कहीं भी और किसी भी तरह का हमला करने के लिए पूरी तरह आजाद है। У нас іде війна, і будь-яке застосування сили нами проти противника, який знищує наше цивільне населення, на мій погляд, буде виправданим. यूक्रेनी फोर्स हार की कगार पर पहुंच गई है। इसे लेकर ज़ेलेंस्की अपने ही देश के टारगेट पर आ गए हैं। युद्ध को लेकर पहली बार यूक्रेनी कैबिनेट में दो फाड़ हो गया है। पहली बार यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की पार्टी के एमपी ने रिजाइन तक कर दिया है। यूक्रेन में विपक्ष के नेता विक्टर मेदवेदेचुक ने घोषणा कर दी है कि इस साल ज़ेलेंस्की के शासन का अंत होने वाला है। 2024 में ज़ेलेंस्की को यूक्रेन की सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। ज़ेलेंस्की के पास न तो कोई सहयोगी है, न ही जरूरी समर्थन है। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन और यहां के लोगों के साथ गद्दारी की है। यह आक्रोश इस बात का ऐलान कर रहा है कि ज़ेलेंस्की हर फ्रंट पर बुरी तरह से फंस गए हैं। यूक्रेन में ही उनके खिलाफ गृह युद्ध छिड़ गया है। हालात इतने खराब हैं कि ज़ेलेंस्की जंग हारने के साथ साथ सत्ता भी गंवा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज खार्किव से। खार्किव हमले पर बड़ा अपडेट। खार्किव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे से निकाले जा रहे हैं घायल लोग। खार्किव में ताबड़तोड़ हमले किए गए रूस द्वारा। खार्किव को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है और खार्किव में मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उन जगहों से जहां पर हमले किए गए। पुतिन को रोकना अब यूक्रेन तो क्या, अमेरिका और नेटो के लिए भी संभव नहीं है। और यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने किया है। जी हां, एक अकेला व्लादिमीर नेटो के 31 देशों पर भारी साबित हुआ है
और उसकी वजह है नए साल के आगाज के साथ ही यूक्रेन में बड़ा बारूदी बवंडर, ज़ेलेंस्की ब्रिगेड का सरेंडर। और इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि रूसी डिफेंस जल्द ही वॉर जोन में 3 नए अस्त्रों को उतारने की तैयारी कर रहा है, जिसके प्रहार से यूक्रेन का संपूर्ण संहार तय है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। На что питаться и начать передвигаться. У них у всех проблем выше крыши. Чем наши от них. И главное, что мы показали сами себе, ну и всему миру, тоже немаловажно. दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन नेटो और दुनिया का सबसे ताकतवर गुट यूरोपियन यूनियन। यूक्रेनी खेमे को पावरफुल बनाने के लिए ये तीनों शक्तियां एक साथ जुटी हुई थी। बम गोला बारूद के साथ साथ हथियारों की खेप सप्लाई कर रही थी। मगर मौजूदा हालात ऐसे हैं कि किसी भी वक्त यूक्रेन की फौज वॉर जोन में सरेंडर कर सकती है। रूसी सेना के आगे घुटनों पर आ सकती है। Чем наши от них. И главное, что мы показали сами себе, ну и всему миру, тоже немаловажно. और जानते हैं इसके पीछे की वजह कौन है? रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। एक अकेले पुतिन ने अपने जंगी तेवरों से यूक्रेन ही नहीं बल्कि सुपर पावर अमेरिका, नेटो और यूरोपियन यूनियन के होश फाख्ता कर रखे हैं। और अब तो पुतिन का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। पुतिन खुलेआम यह ऐलान कर रहे हैं कि रूस की सेना, रूस के हथियारों के आगे टिकना किसी के भूते की बात नहीं है। На что питаться и начать передвигаться. У них у всех проблем выше крыши, чем наши от них. И главное, что мы показали сами себе, ну и всему миру, тоже немаловажно. दरअसल 2024 के आगाज के साथ ही पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में हथियारों की नई सीरीज को ही उतारने का ऑर्डर जारी कर दिया है। और इसके बाद से यूक्रेन, नेटो और यूरोपियन यूनियन के हाथ पांव फूल चुके हैं। आपको बता दें कि हर रोज रूसी डिफेंस की तरफ से नए जनरेशन के हथियारों की लिस्ट जारी की जा रही है। और अब इस कड़ी में जो नए विनाशक रूसी सेना को दिए जाएंगे उनमें शामिल हैं पुतिन का नया अस्त्र नंबर 1 शाहिद 107 कामिकाज़ी ड्रोन, पुतिन का नया अस्त्र नंबर 2 ज़लाकोव कामिकाज़ी ड्रोन, पुतिन का नया अस्त्र नंबर 3 रेल ग्लाइड बम PBK 500U रेल ग्लाइड बम। हाल ही में रूसी डिफेंस ने मेड इन ईरान शाहिद ड्रोन के अपग्रेडेड वर्जन शाहिद 238 को अपने बारूदी जखीरे में शामिल किया। और अब ये खबर सामने आ रही है कि रूस ने ईरान के साथ $2 मिलियन की सैन्य डील की है, जिसके तहत शाहिद 107 ड्रोन की खेप रूस को दी जाएगी। शाहिद 107 कामिकाज़ी ड्रोन करीब 2.5 मीटर लंबा है। इस आत्मघाती ड्रोन की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर तक है।
शाहिद 107 ड्रोन को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये एक सुसाइड ड्रोन है, यानी विस्फोटकों से लैस रहता है और सीधे टारगेट को हिट कर जोरदार धमाका करता है। यकीनन ईरान के शाहिद ड्रोन का अपडेटेड वर्जन यूक्रेन में तबाही तो मचाएगा ही, लेकिन पुतिन सिर्फ आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन को छलनी नहीं करेंगे, बल्कि साल 2024 में रूस का ग्लाइड बम भी यूक्रेनी सेना के लिए मुसीबत बनेगा, और वो है PBK-500U रेल ग्लाइड बम। PBK-500U रेल हाई एक्सप्लोसिव एयर ड्रॉप बम है। आखिर इसकी ताकत क्या है, ये भी जान लीजिए। मसलन PBK-500U ड्रिल एक क्लस्टर ग्लाइड बम है। 11 फीट लंबे इस बम का वजन 540 किलो है। PBK-500U की मारक क्षमता 50 किलोमीटर तक है। इसे एयरक्राफ्ट या बॉम्बर के जरिए दागा जाता है। ये बम अटैक के साथ भीषण तबाही मचा सकता है। आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त रूसी डिफेंस इन विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर सकता है। किसी भी वक्त पुतिन इन हथियारों के दम पर यूक्रेन को दहला सकते हैं, और इसी के चलते यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की टेंशन बढ़ी हुई है। Наші компанії і наші міністри, таких контрактів і договорів буде багато в Україні. Ми над цим працюємо, тому що ми розуміємо, що загальний в світі дефіцит зброї. Зброї бракує для нас, зброї не вистачає для всього світу. यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इस वक्त लिथुआनिया के दौरे पर है, और जंग के दौरान ज़ेलेंस्की लिथुआनिया इसलिए पहुंचे हैं ताकि पश्चिमी देशों से हथियारों की मांग कर सकें, रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए वेपन्स को जुटा सकें, क्योंकि मौजूदा वक्त में यूक्रेन का बारूदी जखीरा खाली हो चुका है। पश्चिमी देशों से मिले सभी हथियार या तो खत्म हो चुके हैं या फिर रूस के हमलों में तबाह हो चुके हैं। युद्ध की शुरुआत में रूस का मकसद कीव पर कब्जा करना था, लेकिन नेटो देशों के हथियारों ने पुतिन के प्लान को नाकाम कर दिया। अब 23 महीने बाद पुतिन कीव से पहले यूक्रेन के तटीय इलाकों पर कब्जा करेंगे, ताकि काला सागर पर पूरी तरह रूस का कब्जा हो सके। अमेरिका अब यूक्रेन को भले ही न बचा सके, लेकिन काला सागर को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। यही वजह है कि अब काला सागर बारूदी संग्राम का नया ठिकाना बन सकता है। कई खतरनाक फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर लेकर चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइलों से किसी भी देश को थर्राने की ताकत रखने वाले मिसाइल कैरियर्स, महीनों पानी के भीतर रहने वाली पनडुब्बियां, अमेरिका अगर सुपर पावर है तो रूस भी किसी से कम नहीं। दोनों की नेवी बेहद ताकतवर है और समंदर में बादशाहत कायम रखने के लिए हथियारों का जखीरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन पर विध्वंसक प्रहारों के साथ ही अब रूस की नजर फिर काला सागर पर है। रूस काला सागर से यूक्रेन को अलग करने की कोशिश में है। काला सागर पर कब्जा करके नेटो को इस इलाके से दूर करने की रणनीति है। रूस यूक्रेन में जीत हासिल करने के साथ ही ब्लैक सी में वर्चस्व कायम करने में जुट गया है।
रूस अब जबरदस्त एक्शन मोड में आ चुका है। अब तक तो यूक्रेन की जमीन ही बम गोला बारूद से धधक रही थी, लेकिन अब समंदर में विध्वंसक हथियारों से खलबली मचने वाली है। यूक्रेन के तमाम तटीय शहरों की बलि ली जा सकती है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने काला सागर में बारूदी कोहराम मचाने के लिए अपने सुपर योद्धाओं को वॉर मोड में रहने का आदेश दिया है। यूक्रेन ने नेटो से मदद की गुहार लगाई है। ब्लैक सी कॉरिडोर की सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई। नेटो से एस्कॉर्ट करने के लिए युद्धपोत भेजने की मांग की गई। रूस भी नेटो की हर मूवमेंट पर नजर रख रहा है। अमेरिका की युद्धपोत और सबमरीन भले ही रूस से बहुत दूर हैं, लेकिन अमेरिका की एक मिसाइल ऐसी है जो बहुत दूर से रूस के किसी भी शहर में कहर मचा सकती है। रूस के नेवी कमांडर ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइलें रूस के लिए बेहद घातक हैं। अमेरिका के कई युद्धपोत पर टॉमहॉक मिसाइल लैस है। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल की रेंज करीब 1600 किलोमीटर है। एयर डिफेंस को भी यह मिसाइल चकमा देने की ताकत रखती है, क्योंकि इसकी स्पीड 885 किलोमीटर प्रति घंटे है। हालांकि रूस की कैलिबर क्रूज मिसाइलें इससे भी ज्यादा घातक और तेज रफ्तार वाली है, लेकिन रूस के नेवी कमांडर टॉमहॉक को इसलिए खतरनाक मान रहे हैं क्योंकि अगर काला सागर के किसी भी हिस्से से ये मिसाइल दागी गई तो रूस के किसी भी शहर में तबाही मचाई जा सकती है। नेटो देशों ने ब्लैक सी माइंस को हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। समझौता रोमानिया, बुल्गारिया और तुर्की के बीच हुआ है। तीनों देश सागर में मौजूद माइंस को नष्ट करेंगे। समुद्र में बारूदी माइंस को नष्ट करने वाले जहाजों के अलावा ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी ब्लैक सी के पानी पर तैरते माइंस की तलाश की जाएगी। ब्लैक सी यूरोप और एशिया के बीच है, लिहाजा इसे गेटवे ऑफ यूरोप कहा जाता है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने समंदर के इस हिस्से को सबसे बड़ा वॉर जोन बना दिया है। इसके साथ ही ब्लैक सी से पूरे यूरोप और भूमध्य सागर का रास्ता खुलता है। ब्लैक सी में सबसे बड़ा बंदरगाह सेवास्तोपोल है, जो क्रीमिया में है। यूक्रेन के ब्लैक सी से सटे इलाकों पर कब्जे की एक और वजह है, और वो ये कि इस इलाके की बेहद उपजाऊ जमीन। इस इलाके में गेहूं की फसल होती है। यहीं से पूरी दुनिया के कई देशों में गेहूं एक्सपोर्ट होता है। पुतिन इस कारोबार पर कब्जा चाहते हैं ताकि यूक्रेन का दाना पानी खत्म हो सके, वो दुनिया के बाकी मुल्कों से कट सके। इतना ही नहीं, ब्लैक सी से लगते रूस के पड़ोसी जब से नेटो के मेंबर बने हैं, तभी से अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक के जंगी जहाज ब्लैक सी में गश्त लगाते रहते हैं। पुतिन ब्लैक सी से नेटो को पूरी तरह से आउट करना चाहते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन के सभी बंदरगाहों और तटीय शहरों पर कब्जे का मिशन शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। लाल सागर में हूती के सबसे बड़े हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन एक्शन में आ गए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती को मृत्युदंड देने की तैयारी कर ली है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी हूती पर लगाम लगाने का प्रस्ताव रखा गया। सुपर पावर अमेरिका का सब्र जवाब दे चुका है। अमेरिका ने लाल सागर में हमलों के लिए सीधे ईरान को जिम्मेदार ठहराया है और इसका अंजाम भुगतने की धमकी भी दे दी है। हूती के हमलों से लाल सागर लाल हो चुका है। लाल सागर में हूती के सबसे बड़े हमले के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने 21 ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया। लेकिन हूती के बढ़ते हमलों से दोनों देशों की टेंशन सबसे ज्यादा बढ़ गई है। अमेरिका ने लाल सागर में हूती के हमलों को अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया।
एक रिपोर्ट के मुताबिक लाल सागर में हूती अब तक 600 से ज्यादा हमले कर चुका है। बुधवार को लाल सागर में 19 नवंबर के बाद हूती ने 26वां बड़ा हमला किया। हूती ने ड्रोन के अलावा बैलिस्टिक और एंटी शिप मिसाइलें भी दागी थी। लाल सागर में हूती के बढ़ते बारूदी हमलों के बाद सुपर पावर अमेरिका आग बबूला हो गया है। अमेरिका का दावा है कि लाल सागर में बुधवार को हूती के हमलों में ईरान का सीधा हाथ था। ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बहरीन में मीडिया के सामने ऐलान किया कि अगर लाल सागर में हूती के हमले जारी रहे तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। We had the biggest attack, UAVs, missiles, just yesterday. These attacks have been aided and abetted by Iran with technology, equipment, intelligence, information, and they are having a real-life impact on people. लाल सागर में बुधवार को हूती के सबसे बड़े हमलों का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी उठाया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हूती के हमलों को तुरंत रोकने की मांग की। हालांकि यूएन के इस प्रस्ताव को हूती ने अमेरिका की राजनीतिक चाल बताया। अमेरिका की तरह 20 देश और भी हूती पर जल्द से जल्द लगाम लगाना चाहते हैं। हूती को जवाब देने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने लाल सागर में वॉरशिप तैनात कर दिए। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स ने भी ऐलान कर दिया कि यमन से लेकर लाल सागर तक हूती के खिलाफ अभियान छेड़ा जाएगा। मतलब साफ है कि लाल सागर में सबसे बड़ी जंग छिड़ने जा रही है। उधर ईरान इस बीच बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ वॉर ड्रिल कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरान वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। ईरान ने इस युद्धाभ्यास का नाम द ग्रेट प्रॉफिट 18 दिया है। वॉर एक्सरसाइज में ईरानी सेना की तीनों विंग शामिल है। ईरानी वॉर ड्रिल से अमेरिका टेंशन में आ गया है। अमेरिका का मानना है कि हूती में इतनी ताकत नहीं कि वो अकेले दम पर सुपर पावर को चैलेंज कर सके। अमेरिका का कहना है कि हूती के पीछे ईरान का समर्थन है, जो हूती को न सिर्फ हथियार दे रहा है बल्कि लाल सागर में हमलों के लिए रणनीति भी बना रहा है। ऐसे में अमेरिका की अगुवाई वाले टास्क फोर्स ने हूती के विनाश के लिए बेहद विध्वंसक रणनीति तैयार की है। आतंक से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसियां एक बार फिर सतर्क हैं। नई चुनौती का नाम हिजबुल्लाह है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह अमेरिका में हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। मिडिल ईस्ट में भी अमेरिकी नागरिकों पर हमले हो सकते हैं। लेबनान में इजराइल के हमलों से बौखलाहट के बाद हिजबुल्लाह अब अमेरिका से बदला लेने का मौका तलाश रहा है। इजराइल की इस बमबारी का बदला तेल अवीव में नहीं बल्कि वॉशिंगटन में धमाके से लिया जा सकता है। इजराइल के फाइटर जेट्स भले ही लेबनान में प्रहार कर रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ऐसे किसी बम या मिसाइल से नहीं बल्कि दबे पांव हमले की ताक में है। हिजबुल्लाह का पूरा प्लान आपको बताएं, उससे पहले ये वीडियो देखिए। ये वीडियो हिजबुल्लाह के बुलंद हौसले का सबूत है। इस वीडियो से दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई वॉच टावर को तबाह कर दिया है। इजराइल की सीमा तक तो हिजबुल्लाह के रॉकेट की पहुंच है, लेकिन हिजबुल्लाह अमेरिका पर हमले का प्लान बना रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने चेतावनी दी है, हिजबुल्लाह अमेरिका के शहरों में हमला कर सकता है। दूसरे देशों में अमेरिकी नागरिकों पर हमले हो सकते हैं। हिजबुल्लाह ISIS और अल-कायदा जैसे हमलों की प्लानिंग कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी को शक है कि हिजबुल्लाह मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना और राजनयिकों पर हमले कर सकता है। अमेरिकी एजेंसियों का दावा है कि हिजबुल्लाह का अपना एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है।
अमेरिका को शक है कि सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के हमलावर अमेरिका पहुंचकर भी हमले की साजिश को अंजाम दे सकते हैं। लेबनान में लगातार इजराइल के हमलों ने अमेरिका की फिक्र को और बढ़ा दिया है। अमेरिका को लग रहा है कि इजराइल गाजा को तबाह करने के साथ ही अब लेबनान में भी वैसे ही हमले की शुरुआत कर सकता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का दायरा ऐसे ही बढ़ता रहा तो अमेरिका के लिए भारी मुश्किल होने वाली है। वक्त के साथ हिजबुल्लाह कमजोर पड़ने के बजाय और ज्यादा हमले कर रहा है और इजराइल को उकसा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 17 अक्टूबर 2023 से सीरिया और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर 127 हमले हो चुके हैं। इराक में 52 हमले हुए हैं जबकि सीरिया में 75 हमले हो चुके हैं। ईरान समर्थित गुटों के हमले का जवाब अमेरिका ने भी दिया है। हिजबुल्लाह के साथ हूती पर भी कई बार हमले किए गए हैं, लेकिन अमेरिका को लग रहा है कि अब सीरिया और इराक से बाहर भी अमेरिकी अधिकारियों या अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।